आज हम हिंदी साहित्य में आलोचना और आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण 230 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, काव्य शास्त्री व समाजशास्त्री मानकों पर किसी रचना के गुण दोषों का विवेचन करना क्या कहलाता है या कहलाता है? समालोचना, आलोचना और समीक्षा कहलाता है। हिंदी साहित्य में आलोचना पद्धति कितने प्रकार में बटी है? तो हिंदी साहित्य में आलोचना दो प्रकार से बटी है, एक सैद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। किसी रचना के मूल्यांकन हेतु मानकों का निर्माण करना आलोचना का कौन सा प्रकार है? तो किसी रचना का मूल्यांकन करने हेतु जो आलोचना का कौन सा प्रकार है? सैद्धांतिक। किसी रचना का मूल्यांकन करने हेतु मानकों का निर्माण करना आलोचना का कौन सा प्रकार है? तो मानकों का निर्माण किसमें होता है? सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत। निर्धारित या प्रदत्त मानकों के अनुसार किसी कृति का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? तो निर्धारित तथा प्रदत्त मानकों के अनुसार किसी कृति का मूल्यांकन क्या है? व्यवहारिक आलोचना कहलाता है। हिंदी आलोचना काल को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हिंदी आलोचना काल मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटी है, जिसमें शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग 3 भागों में बटा हुआ है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा की औपचारिक शुरुआत कब से मानी जाती है? सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा की औपचारिक शुरुआत भारतेंदु युग से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मानी जाती है। भारतेंदु पूर्व युग में काव्य भाषा के निर्णय हेतु संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। ये भारतेंदु पूर्व युग में किसने कहा था? तो ये कबीर की पंक्तियां हैं कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। आगे प्रश्न है, काव्य प्रयोजन निर्धारण हेतु भारतेंदु युग से पूर्व कीरति भनिति भूत भली सोई सुर सरी सम सब कहाँ होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित पंक्तियां हैं ये। कवि काव्य संबंध निर्धारण में लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहे तो मोरे कवित्व बनावत पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं घनानंद की। अगला प्रश्न है, अलंकारवाद का खंडन करती आलोचनात्मक पंक्तियां डेल से बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन है लागी लोगन कवित्व की वो खेल करी जानू है पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं उत्तर ठाकुर की। हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक समीक्षा किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक समीक्षा भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक निबंध को माना जाता है। व्यवहारिक समीक्षा आलोचना कर्म की शुरुआत कब और किस पत्रिका से हुई? तो व्यवहारिक समीक्षा ये आलोचना जो है कब प्रारंभ हुई? बालकृष्ण भट्ट के पत्रिका हिंदी प्रदीप की सच्ची समालोचना शीर्षक से हुई भारतेंदु युग में। तो सबसे पहली जो व्यवहारिक आलोचना कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप की सच्ची समालोचना शीर्षक में हिंदी प्रदीप पत्रिका में हुई, भारतेंदु युग में हुई। सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना की व्यवहारिक आलोचना हुई? तो व्यवहारिक आलोचना किस ग्रंथ की हुई? हिंदी प्रदीप पत्र में सच्ची समालोचना शीर्षक से लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा हुई। तो लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर नाटक जो है उसकी संयोगिता स्वयंवर नाटक की समीक्षा सबसे पहले हुई और लाला श्रीनिवास दास की। और किसने की? हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने की। हिंदी के प्रथम व्यवहारिक आलोचना किसे माना जाता है? तो हिंदी के प्रथम व्यवहारिक आलोचना संयोगिता स्वयंवर नाटक को माना जाता है। किसको माना जाता है? संयोगिता स्वयंवर नाटक को आलोचना प्रथम आलोचना व्यवहारिक आलोचना माना जाता है। आगे है आलोचना तुलनात्मक पद्धति पर। तुलनात्मक आलोचना पद्धति का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में तुलनात्मक आलोचना पद्धति का आरंभ हुआ। प्रथम व्यवहारिक आलोचक कौन थे? प्रथम व्यवहारिक आलोचक बालकृष्ण भट्ट हैं, जबकि प्रथम सैद्धांतिक आलोचक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु युग में एक नई पद्धति विकसित हुई तुलनात्मक आलोचना पद्धति
आलोचना पद्धति का प्रारंभ कब से हुआ? भारतेंदु युग। प्रथम तुलनात्मक आलोचक किसे और किस रचना को माना जाता है? तो प्रथम तुलनात्मक आलोचक किसको माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा को। और किस रचना के लिए माना जाता है? बिहारी और सादी रचना के लिए उनको प्रथम आलोचक, तुलनात्मक आलोचक माना गया है। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना ग्रंथ 1910 हिंदी नवरत्न किसने लिखा? तो हिंदी आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं ने लिखा। किसने अपनी आलोचना में बिहारी को कवि नहीं माना? तो बिहारी को कवि नहीं मानने वालों में मिश्र बंधु थे, जिन्होंने बिहारी को कवि नहीं माना है। बिहारी और देव की तुलना में किसने बिहारी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो लाला भगवान दीन ने बिहारी को श्रेष्ठ माना है। बिहारी और देव की तुलना में कृष्ण बिहारी मिश्र ने किसे श्रेष्ठ माना है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को श्रेष्ठ माना है, बिहारी को तो वो कभी मानते ही नहीं है। आलोचना सामुच्य शीर्षक से प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है, किसका है? तो आलोचना सामुच्य करके महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ है आलोचना सामुच्य। रीतिकालीन कवियों को गौड़ सिद्ध करने वाले कवि आलोचक कौन थे? रीतिकालीन कवियों को गौड़ सिद्ध करने वाले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त को अधिक महत्व दिया। ठीक है, और रीतिकालीन कवियों को इन्होंने जो है कम माना। हिंदी साहित्य में भाषाई द्वैत को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी साहित्य में भाषाई द्वैत किसने समाप्त किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल युगीन प्रमुख आलोचक यानी शुक्ल युगीन शिखर पुरुष, आलोचना के शिखर पुरुष कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल को शुक्ल युगीन प्रमुख आलोचक माना जाता है। आचार्य शुक्ल की आलोचना किस पद्धति पर आधारित है? किस प्रवृत्ति पर आधारित है? तो आचार्य शुक्ल ने तार्किक, विश्लेषणात्मक, निगमनात्मक प्रवृत्ति पर आधारित आलोचना की है। तार्किक, विश्लेषणात्मक, निगमनात्मक प्रवृत्ति पर आधारित। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की प्रस्तुति किस आलोचक ने की है? तो भावों का साधारणीकरण की जो प्रस्तुति की थी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। शुक्ल जी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण कैसा था? तो शुक्ल जी जो थे वो कैसे थे? प्रत्यक्षवादी थे, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी हैं, परंतु शुक्ल क्या है? प्रत्यक्षवादी, जो प्रत्यक्ष में चल रहा हो, यानी देश, काल और वातावरण के आधार पर किसी रचना का ये मूल्यांकन करते हैं। शुक्ल जी का आलोचनात्मक दृष्टिकोण किस पाश्चात्य विचारक से प्रभावित था? तो शुक्ल जी का जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण था वो तेन महोदय से क्या था? प्रभावित था। किस आलोचक की समीक्षा में रसवाद व लोक मंगलवाद का समन्वय मिलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में लोक मंगलवाद का समन्वय मिलता है। रस मीमांसा किसकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है? रस मीमांसा किसकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है? तो रस मीमांसा सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति रही है। प्रसिद्ध कथन लोक हृदय में हृदय लीन होने की दशा रस दशा कहलाती है, किसका है? तो लोक हृदय में हृदय लीन होने की दशा रस दशा कहलाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है। रसात्मकता के मध्यम कोटि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? प्रतिपक्षी नामक यह प्रतिपक्षी नायक के ऊपर सहानुभूति को हम क्या कहते हैं? रसात्मकता की मध्यम कोटि कहते हैं। तो जैसे कर्ण के संदर्भ में जैसे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वहाँ पर रसात्मकता की मध्यम कोटि आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको दिया है, यह अवधारणा को प्रस्तुत किया है। और भावों का साधारणीकरण यानी कि साधारणीकरण का भी उन्होंने ही दिया है, और रसात्मकता की मध्यम कोटि का सिद्धांत या अवधारणा को भी उन्होंने ही प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित समीक्षा में से आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक समीक्षा कौन सी है?
कविता क्या है, काव्य में रहस्यवाद, उक्ति वैचित्र्यवाद या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी सही उत्तर होगा, क्योंकि कविता क्या है भी उन्होंने उनकी आलोचनात्मक कृति है, काव्य में रहस्यवाद उनकी आलोचनात्मक कृति है और उक्ति वैचित्र्यवाद भी है। उपर्युक्त सभी सैद्धांतिक समीक्षाएं उनकी हैं। कविता को भावयोग तथा कर्मयोग व ज्ञान योग के समकक्ष किसने माना है? कविता को भावयोग, कर्मयोग के समकक्ष जो है, कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष, भावयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग के समकक्ष मानने वाले शुक्ल जी ही हैं। शुक्ल जी ने माना है हिंदी किसी भी साहित्य का प्रयोजन वैयक्तिक मानसिकता से उठकर समष्टि भावना में लीन होना है। यह किसने माना है? किसी भी साहित्य का प्रयोजन वैयक्तिक मानसिकता से उठकर समष्टि भावना में लीन होना किसने माना है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा माना है कि वह व्यष्टि भाव से समष्टि भाव में जाती है। आचार्य शुक्ल मुक्तक की अपेक्षा प्रबंध काव्य को अधिक महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि प्रबंध काव्य में लोक मंगल की संभावनाएं अधिक होती हैं। वो कहते हैं कि मुक्तक की बजाय प्रबंध काव्य जो है ज़्यादा लोक मंगलकारी होते हैं। काव्य में अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता, बिंब ग्रहण भी पर्याप्त अपेक्षित होता है। यह उन्हीं की रचना है। प्रतीकवाद व रहस्यवाद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का क्या दृष्टिकोण है? तो प्रतीकवाद और रहस्यवाद को ये खारिज कर देते हैं, कहते हैं नहीं, ये सब व्यर्थ है, इससे जो है सही अर्थ प्रतीति नहीं होती है। साहित्य में उक्ति वैचित्र्य यानी कि बात को घुमा फिराकर कहने के संदर्भ में उक्ति का क्या विचार है? देखिए, साहित्य में उक्ति वैचित्र्य के संबंध में इनका अलग अलग विचार है। भाव प्रेरित वक्रता के लिए ये उक्ति वैचित्र्य को क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। लेकिन बुद्धि प्रेरित वक्रता, ठीक है, भाव प्रेरित वक्रता, जैसे सूर ने भाववेश में होकर जो बात जैसे भ्रमर गीत में गोपियों के माध्यम से कहलवाई है, वह ये उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन बुद्धि प्रेरित वक्रता को की ये आलोचना करते हैं। जैसे कबीर ने जो बात कही है उस बात की ये आलोचना, उस प्रकार से ये आलोचना करते हैं। जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री आभूषण लाद कर सुंदर नहीं बन सकती, उसी प्रकार भावहीन कविता अलंकार प्रयोग से सुंदर नहीं हो सकती। यह कथन अलंकार के लिए किसका है? तो ये किसका कथन है? जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री आभूषण लाद कर सुंदर नहीं बन सकती, उसी प्रकार एक भावहीन कविता अलंकार प्रयोग से सुंदर नहीं हो सकती। यह कथन अलंकार के लिए किसका है? तो आचार्य शुक्ल का यह कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के कितने विभाग करते हैं? आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो भाग करते हैं। देखिए, एक आनंद की साधना अवस्था और दूसरी आनंद की सिद्धावस्था। तो आनंद की साधना अवस्था को ये ज़्यादा महत्व देते हैं जो लोक मंगलकारी होती है, ठीक है, जैसे रामचरितमानस है वह आनंद की साधना अवस्था है, और आनंद की सिद्धावस्था जो है वह इसको कम महत्व देते हैं। जैसे सूरदास का सूर सागर में को ये कम महत्व देते हैं। सूर अपने ही धुन में रहने वाले व्यक्ति थे, उन्हें समाज कहाँ जा रहा है कोई लेना देना नहीं था। यह कथन किसका है? बहुत प्रसिद्ध कथन है सूर के संदर्भ में, सूर के लिए आचार्य शुक्ल का यह प्रसिद्ध कथन है। पद्मावत को आनंद के आधार पर विभाग मानते हैं। देखिए, प्रथम अर्धांश जो है इसका सिद्धावस्था है। प्रथम अर्धांश, पहला आधा हिस्सा जो है वो सिद्धावस्था का है और द्वितीय अर्धांश जो है साधनावस्था का है। अगला प्रश्न है, गद्य की किस विधा को शुक्ल जी सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो गद्य की सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विधा है वो निबंध है, ठीक है। इसके संदर्भ में एक कोट उनका इस प्रकार से है, यदि गद्य काव्य की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है।
यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका भी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो निबंध को ये महत्व देते हैं, इसी संदर्भ में इन्होंने लिखा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से शुक्ल जी की व्यवहारिक आलोचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, गोस्वामी तुलसीदास, उपर्युक्त सभी। ठीक, ये सभी क्या है? व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। इनमें नियम नहीं बनाए गए हैं आलोचना के, बल्कि क्या किया गया है, इन के माध्यम से ग्रंथों के बारे में बताया गया है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, विभिन्न लेखकों के बारे में बताया है, ठीक है, उनकी रचनाओं के बारे में। ऐसी जायसी ग्रंथावली में जायसी के संदर्भ में, भ्रमर गीत मतलब सूरसागर के भ्रमर गीत के अंश का यहाँ पर के बारे में बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास का चित्रण किया गया। तो ये सभी जो हैं व्यवहारिक आलोचना है। व्यवहारिक आलोचना में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था पहले, व्यवहारिक आलोचना में सिद्धांतों को के आधार पर किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है, जो सिद्धांत पहले बने हुए हैं। लेकिन सैद्धांतिक आलोचना में किसी आलोचना के मूल्यांकन के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, नियमों को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं कि इन लोगों के जैसे लोगों को विद्या की पदावली और जयदेव के गीत गोविंद भी आध्यात्मिक लगने लगते हैं। विद्यावली की पदावली और जयदेव के गीत गोविंद भी आध्यात्मिक लगते हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत प्रसिद्ध कथन है। आचार्य शुक्ल किसकी रचनाशीलता की प्रशंसा करते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास की रचनाशीलता के बड़े प्रशंसक हैं। भाषा के संदर्भ में ये घनानंद के समर्थक हैं, परंतु केशवदास के आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की रचनाशीलता, जायसी की सर्ववादी रहस्यवाद व सूर के भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा किस आलोचक ने की है? छायावाद की आलोचना भी की है जिसने, ठीक है। सूर की रचनाशीलता अभी हमने बात की थी, तुलसी की रचनाशीलता, जायसी की सर्ववादी रहस्यवाद व सूर की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा किस आलोचक ने की है? तो छायावाद की भी आलोचना की है इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने। जो छायावाद की आलोचना का कारण आप जानते हैं, क्योंकि ये प्रतीकवाद और प्रतीकवाद को ये महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ये छायावाद की भी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर लक्षणा व व्यंजना का प्रथम प्रयोग करता है। तो शब्द शक्ति के आधार पर प्रथम लक्षणा और व्यंजना के प्रथम प्रयोगकर्ता घनानंद को माना जाता है। साहित्य जगत में बापू उपनाम से कौन विख्यात हैं? तो श्याम सुंदर दास जी साहित्य में बापू नाम से विख्यात हैं। श्याम सुंदर दास, बापू श्याम सुंदर दास की आलोचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करें। तो आइए देखते हैं। साहित्य लोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923 सही है। हिंदी काव्य भाषा का विकास ये भी सही है। तो सभी सुमेलित हैं। बाबू श्याम सुंदर दास की जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष एक बार फिर देख लीजिए। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास का 1922, भाषा विज्ञान 1923 और हिंदी काव्य भाषा का विकास 1924 और सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, गद्य कुसुमावली 1925 किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो गद्य कुसुमावली 1925 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों में बापू श्याम सुंदर दास की नहीं है। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियां बापू श्याम सुंदर दास की नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1927, हिंदी भाषा व साहित्य 1930,
गोस्वामी तुलसीदास 1931 और सभी श्याम सुंदर दास की हैं। तो उत्तर घ सभी श्याम सुंदर दास की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1927 श्याम सुंदर दास की है। हिंदी भाषा व साहित्य 1930 तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास 1931 और ये सभी सुंदरदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है रूपक रहस्य 1931 श्याम सुंदर दास की विधा है। तो रूपक रहस्य 1931 श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक विधा है। रूपक रहस्य आलोचनात्मक ग्रंथ है, आलोचनात्मक कृति है। भाषा रहस्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? भाषा रहस्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो बाबू श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी गद्य के निर्माता 1941 किस प्रकार की समीक्षा है? तो हिंदी गद्य के निर्माता, ये इनकी व्यवहारिक आलोचना है, व्यवहारिक आलोचना है, इसमें सिद्धांतों का निर्माण नहीं हुआ है। कबीर की आलोचनाओं जैसे साखी, सबद और रमैनी का कबीर ग्रंथावली नाम से संकलन किसने किया? आलोचनाओं नहीं, रचनाएं हैं ये। कबीर की रचनाएं साखी, सबद, रमैनी का जो है कबीर ग्रंथावली नाम से संकलन किसने किया है? तो कबीर ग्रंथावली की भूमिका बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से इनका संकलन किया हुआ है। इनके पुत्र आगे है कबीर ग्रंथावली की भूमिका किसने लिखी? तो कबीर ग्रंथावली की भूमिका भी श्याम सुंदर दास ने ही लिखी है, संकलन भी उन्होंने ही किया है, साखी, सबद, रमैनी। नवरस ग्रंथ के आलोचक 1933 नवरस किसकी आलोचनात्मक ग्रंथ है? गुलाब राय की। गुलाब राय कृत आलोचना ग्रंथ समीक्षा, साहित्य समीक्षा का प्रकाशन कब हुआ? सन 1947 ईस्वी में गुलाब राय की आलोचनात्मक ग्रंथ साहित्य समीक्षा का प्रकाशन हुआ। गुलाब राय की इन आलोचना ग्रंथों में सैद्धांतिक समीक्षा ग्रंथ है। तो सैद्धांतिक समीक्षा कौन सी है? हिंदी नाट्य विमर्श 1938, हिंदी साहित्य का अध्ययन 1936, काव्य के रूप 1947, हिंदी काव्य विमर्श 1947। ये सभी उपर्युक्त ये सभी जो है गुलाब राय ने इन आलोचनात्मक ग्रंथों को सैद्धांतिक समीक्षा ग्रंथ माना है। आइए आगे देखते हैं। अध्ययन और आस्वाद किसकी आलोचनात्मक कृति है? ये बाबू गुलाब राय की सन 1956 में प्रकाशित अध्ययन और आस्वाद आलोचनात्मक कृति है। रहस्यवाद व हिंदी कविता 1956 रचना है गुलाब राय। मध्यकालीन समीक्षा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मध्यकालीन समीक्षा के लिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। मध्यकालीन समीक्षा के लिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मध्यकालीन समीक्षा की है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचनात्मक कृति है हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक साहित्य, विकार, बिहारी की वाग विभूति और वाङ्मय विमर्श। ये सभी तो उपर्युक्त सभी जो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के आलोचनात्मक कृतियाँ मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की वाग विभूति, वाङ्मय विमर्श और सभी, तो ये सभी हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है जीवन का तत्व, काव्य के सिद्धांत। उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से दोनों नहीं, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जीव का तत्व और काव्य के सिद्धांत दोनों हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है? हिंदी का वर्ड्सवर्थ सुमित्रानंद पंत को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ की आलोचनात्मक कृति है। छायावाद को
का मैनिफेस्टो पंत की किस रचना की भूमिका में लिखा गया था? छायावाद के मैनिफेस्टो में पंत की किस रचना की भूमिका को कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। आगे है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह पंक्तियां किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। निम्न में से पंत की आलोचनात्मक कृतियां हैं: गद्य पद्य 1953, शिल्प और दान 1956, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965, उपर्युक्त सभी। छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 ईस्वी आलोचना है सुमित्रा नंदन पंत की। छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसकी रचना है, किसके आलोचनात्मक ग्रंथ है? सुमित्रा नंदन पंत की। छायावादी परिवेश कविता परिवेश की पुकार है, पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कविता परिवेश की पुकार है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कविता परिवेश की पुकार है पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं रविंद्र, कविता कानन, पंत और पल्लव 1927, प्रबंध पद्य और प्रयुक्त सभी। तो प्रयुक्त सभी जो हैं वो निराला की जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद को किसने और कब किसमें प्रतिष्ठित किया? मुक्त छंद को निराला जी ने सन 1930 ईस्वी में परिमल की भूमिका से नाम से परिमल पत्रिका की भूमिका में प्रकाशित किया सन 1930 में। ठीक है, मुक्त छंद जूही की कली 1916 में लिखी गई है। निराला जी ने सन 1930 में परिमल की भूमिका में इसकी स्थापना की। हिंदी का जातीय छंद किसे कहा जाता है? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा जाता है। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। प्रसाद जी का निबंध किस पत्रिका में छपते थे? तो प्रसाद जी के जो अधिकतर निबंध थे वो हंस पत्रिका में छपते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की का आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। तो जयशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह क्या है? काव्य और कला तथा अन्य निबंध सन 1939। काव्य तथा अन्य कला तथा अन्य निबंध। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसके आलोचनात्मक निबंध हैं? साहित्यकार की आस्था महादेवी वर्मा जी के निबंध हैं। अलंकार मंजूषा तथा व्यंग्यार्थ मंजूषा ग्रंथ हैं। महादेवी वर्मा जी का अलंकार मंजूषा तथा व्यंग्यार्थ मंजूषा आलोचना ग्रंथ किसके हैं? लाला भगवान देन के। रस कलश 1931 लक्षण ग्रंथ परंपरा का शास्त्रीय ग्रंथ किसका है? तो रस कलश 1931 में जो लक्षण ग्रंथ है वह परंपरा का शास्त्रीय ग्रंथ किसका है? अयोध्या सिंह का। अयोध्या सिंह उपाध्याय 1931 रस कलश। काव्यांग कौमुदी रचना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरिक प्रचारिणी पत्रिका से माना जाता है। कौन सी पत्रिका से माना जाता है? नागरिक प्रचारिणी पत्रिका से। स्वच्छंदतावादी समीक्षा किस आलोचक धारा के विरोध स्वरूप विकसित हुई? स्वच्छंदतावादी समीक्षा किस आलोचनात्मक धारा के विरोध स्वरूप विकसित हुआ? तो स्वच्छंदतावादी जो है वह आचार्य शुक्ल के काव्य शास्त्रीय मान्यताओं के विरोध स्वरूप स्वच्छंदतावादी समीक्षा का विकास हुआ। रचनाकार की अनुभूति, उसकी वैयक्तिकता और सूक्ष्म सौंदर्य वे बोध के कारण के आधार पर किसी रचना या
की समीक्षा किस समीक्षा धारा के अंतर्गत की जाती है? तो स्वच्छंदतावादी। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वच्छंदतावादी प्रतिनिधि समीक्षक हैं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी या उपर्युक्त सभी? तो अगला तो उत्तर होगा घ, उपर्युक्त सभी। देखिए, इनमें से स्वच्छंदतावादी प्रकृतिवादी कोई भी नहीं है। इनमें से स्वच्छंदतावादी प्रतिनिधि समीक्षक है उपर्युक्त सभी हैं। स्वच्छंदतावादी जो आलोचक हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी ही हैं, डॉक्टर नगेंद्र स्वच्छंदतावादी हैं और शांति प्रिय द्विवेदी भी स्वच्छंदतावादी हैं। आचार्य शुक्ल के प्रबंध काव्य मर्यादावाद, नैतिकतावाद जैसे आग्रहों की हिंदी समीक्षा आचार्य शुक्ल के प्रबंध काव्यवाद, मर्यादावाद, नैतिकतावाद जैसे आग्रहों से हिंदी समीक्षा को किस आलोचक ने मुक्त कराया? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको मुक्त कराया था। आचार्य छायावाद को रहस्यवाद से मुक्त भिन्न किस आलोचक ने किया? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को रहस्यवाद से मुक्त किस आलोचक ने किया? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को रहस्यवाद से मुक्त किया है। इन्होंने स्वच्छंदतावादी धारा में पदार्पण किया। पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धांतों का भारतीयकरण किसने किया? तो पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का जो भारतीयकरण है वो नंद दुलारे वाजपेयी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किस रचना के समीक्षा मूल्यांकन हेतु किसी मानकों को प्रतिष्ठित करते हैं? उत्तर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किस रचना के मूल्यांकन हेतु कितने मानकों की रचना करते हैं? तो किसी रचना के मूल्यांकन हेतु वो 7 मानकों का निर्धारण करते हैं, जिसमें कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन, तकनीकी या शैली का अध्ययन, कवि की जीवनी या जीवन काल का प्रभाव, समय समाज व प्रेरणाओं का अध्ययन, रचनाकार का दार्शनिक सामाजिक विचार और काव्य का जीवन के प्रति संदेश व सामंजस्य का अध्ययन किया जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1940 किसकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति इसको माना जाता है। निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथ में पंडित नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति नहीं है। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रस सिद्धांत 1964। तो देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी का रस सिद्धांत 1964 नहीं है, ठीक है, 1977 रस सिद्धांत 1977 इनका माना जाता है। 1977 रस सिद्धांत अगर होता तो फिर ये चारों सही हो जाते। रस सिद्धांत 1964 में डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृति है, डॉक्टर नागेंद्र की। इनमें से पंडित नंद दुलारे वाजपेयी के मरणोपरांत प्रकाशित आलोचना ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध। तो देखिए 1965 ईस्वी में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य तथा अन्य निबंध। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाओं में प्रकाशन वर्ष के आधार पर असंगत है। राष्ट्रभाषा तथा कुछ समीक्षाएं 1961, साहित्य
का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1985। रीति और शैली 1979 जो है उनकी प्रकाशित हो चुकी है, 1979 में प्रकाशित हुई है, जो कि रीति और शैली 1985 लिखा है जो गलत है, 1979 में प्रकाशित हुई है। अगला है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के संदर्भ में असत्य कथन है। ये समीक्षक को मानवीय संवेदना से जुड़ा मानते हैं, ये वैयक्तिक मनोविज्ञान से दूरी रहने की बात करते हैं, ये मार्क्सवादी समीक्षा से दूरी बनाते हैं, इनकी रचनाओं पर प्रसाद जी का प्रभाव है। उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो उपयुक्त सभी जो हैं वो सत्य हैं। इन पर मार्क्सवाद से दूरी बनाने का भी आरोप लगता है, इनकी रचनाओं में प्रसाद जी का प्रभाव भी है, ये वैयक्तिक मनोविज्ञान से दूरी बनाते हैं और ये समीक्षा में मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ मानते हैं। शेखर एक जीवनी किसकी? अज्ञेय की। कृतिक अनैतिक करार किसने दिया? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की अनैतिक करार किसने दिया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है अज्ञेय का, उसको अनैतिक करार दिया है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद के किस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा दिए जाने का भी विरोध किया है? तो गोदान का इन्होंने विरोध किया हुआ है, उसको महाकाव्यात्मक उपन्यास कहने का विरोध किया है। अगला प्रश्न है, गोदान प्रेमचंद के लिए प्रसिद्ध कथन। यहाँ ग्रामीण तथा शहरी कथा एक ही मकान में रहने वाले दो किराएदार लगते हैं, ये किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने।